नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक भव्य तरीके से पेश किया। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका असर आगे आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा, 2024 में कितना पड़ेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जाएगी, इसके बाद वो हम बात करेंगे। तीसरा, राहुल गांधी की पे भी बात करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर। भरत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर हम उनसे बातचीत करेंगे। भरत भाई, सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी राय दीजिए कि अब लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि भैया देखिए मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब देखिए 24 का चुनाव तो कोई हरा नहीं सकता हमें। नहीं, देखिए, अब अगर इसको हम तथ्यों पर देखेंगे तो ये कहना गलत है कि 24 में हमें कोई हरा नहीं सकता। हमने आपके इस मंच पर पहले भी कहा है कि भारत ये जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी उससे पहले भी हम और आप कई बार बैठे हैं और मैंने सीना ठोक कर ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए सिर्फ एक चीज़, वो है भावनात्मक लहर। तो क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक लहर बनाने में कामयाब हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं हुई है। वो भावनात्मक लहर बनाने में कामयाब नहीं हुई है जो भावनात्मक लहर वो बनाना चाहती थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, ऐसा नहीं है। 1 महीने से गोदी मीडिया को लगा कर रखा था कि आप घर घर तक पहुंचाओ, कान में कहो, ठूस दो लोगों के दिमाग में कि राम मंदिर बन गया है, अब आप लोग जो है बीजेपी बीजेपी कहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये बदकिस्मती रही कि ये हो नहीं पाया। लोगों ने इसको आस्था के हिसाब से अलग लिया, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अलग लिया। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर उद्घाटन में सर पर उन्हीं लोगों को बिठाया जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। अब आप कहेंगे, भरत जी ये बताइए कि फिर तमाम सारे लोगों ने जय श्री राम और उनकी डीपी और उस दिन घर में दिवाली ये सब क्यों मनाया? तो यही बात मैं कह रहा हूं कि लोगों ने इसको दो तरफ से लिया है, एक आस्था, दूसरा राजनीति। राजनीति से जो जुड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाली पार्टियों के सपोर्टर हैं, वो अलग है। जो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, उन्होंने भगवान श्री राम की डीपी लगाकर या फिर उस दिन दिवाली मनाकर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट का उद्घोष नहीं किया है। उन्होंने भगवान श्री राम में आस्था दिखाई है। उनकी आस्था पहले से थी, उनकी आस्था श्री कृष्ण में थी, उनकी आस्था देवी माँ में थी, उनकी आस्था चामुंडा माँ में थी, उनकी आस्था भगवान गणेश में थी। जितना आस्तिक वर्ग है, वो वर्ग क्यों नहीं भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का स्वागत करेगा, क्यों विरोध करेगा? अब आप कहेंगे तो फिर वोट देगा कि नहीं देगा? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी को आस्तिक वोट चले जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और यह भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि राम मंदिर उद्घाटन से इस देश के आस्तिक लोगों का वोट हड़प लेना इस बात की गारंटी नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप ये? मतलब इसके पीछे का तर्क क्या है? जी देखिए, इसके पीछे का अगर आप लॉजिक देखेंगे, तर्क देखेंगे, तो 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 दोपहर 12:30 बजे का वक्त, जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, जब लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ये सब देख रहे थे, उसी दिन 3:30 बजे का वक्त जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो राम मंदिर को गिरने से रोक नहीं पाए, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने से नहीं रोक पाए, उन्होंने रोका नहीं, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, अब इस सिनेरियो को अगर आप समझेंगे, अगर इस सिनेरियो को दर्शक समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि राम मंदिर वोट हड़प लेने की गारंटी नहीं है। कैसे? 1992 में जब इस्तीफा दिया कल्याण सिंह ने, सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो होना तो ये चाहिए था कि प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लौटकर उत्तर प्रदेश में आना चाहिए था। कल्याण सिंह की भारी बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस्तीफा दिए होंगे शायद। इस्तीफा इसी कॉन्फिडेंस के साथ दिया था, लेकिन वो नहीं बनी।
वो नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। किसकी बनी? मुलायम सिंह जी यादव की सरकार बनी। बहन कुमारी मायावती जी के आदर्श काशीराम जी की सरकार बनी। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा कब का था? अगर दर्शक याद करेंगे, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग अगर याद करेंगे तो उनको ये मालूम चलेगा कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरी थी, उससे ज़्यादा तो प्रचंड भावनात्मक और उस तरीके की एग्रेशन वाली जो लहर थी, एग्रेशन भी था उसमें। आज के समय में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में आपने क्या एग्रेशन देखा? एग्रेशन तो नहीं देखा। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ध्रुवीकरण आपने देखा कि ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गया, मुसलमान ने कहा कि कैसे बना लिया जी आपने मंदिर और कैसे आपने प्राण प्रतिष्ठा? क्या ये आपने देखा? ये आपने बिल्कुल नहीं देखा। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के उद्घाटन को आस्तिक वर्ग ने अपने हिसाब से लिया, हिंदू वर्ग ने अपने हिसाब से लिया और प्रो बीजेपी वर्ग जो है उसने अपने हिसाब से लिया। तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वोटों का रैला टूट पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के लिए गदगद हो गया। ऐसा नहीं दिखा। ऐसा तो मुझे तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात अवश्य है, ये बात ज़रूर है, क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, घटिया लगे, बेकार लगे, लेकिन बहुत सच्चा और सटीक विश्लेषण करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी को नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ है, उसके वोट में बढ़ोतरी ही होगी, लेकिन लहर चल गई है, सबका खेल खत्म हो गया है, सपा आउट हो गई है, बसपा आउट हो गई है, कांग्रेस बोल्ड हो गई। ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और अगर ऐसा दिखाई देता अनुज जी, तो अभी जो आप बात कर रहे थे मुझसे ये वीडियो शुरू होने से पहले कि असम में बीजेपी इतना ज़्यादा एग्रेसिव आचरण क्यों दिखा रही है, क्यों इतना ज़्यादा मरी जा रही है, राहुल गांधी की यात्रा को रोक लो, FIR दर्ज करा दो, गिरफ्तारी के लिए धमकी दो, हेमंत बिश्व शर्मा लगे हुए हैं। अरे भैया, जब आप उस व्यक्ति को कुछ समझते ही नहीं हैं, जब आप राहुल गांधी को न 3 में गिनते हैं न 13 में गिनते हैं, तो फिर आपको उस व्यक्ति की यात्रा को रोकने का, डाइवर्ट करने का, FIR दर्ज कराने का क्या मतलब बनता है? जिस आदमी की यात्रा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो मोहल्ले से निकल जाएगा, दफ्तर के सामने से निकल जाएगा, आपके घर के सामने से निकल जाएगा। आपको कोई फर्क पड़ा उससे? जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी पर आ रहा हूँ भरत भाई, दर्शकों को जरा बता दें। इस समय गुवाहाटी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और वहां पर 3 दिनों से बड़ा हलचल तेज है। एक बार रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया तो वो कांग्रेसी रास्ता भटक गए, दूसरी बार मंदिर नहीं जाने दिया गया राहुल गांधी को, इधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इसलिए वो भी अपनी राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। तीसरा, आज उनको एक यूनिवर्सिटी में जाना था, बच्चों से बातचीत करनी थी, स्टूडेंट से, तो वो नहीं करने दिया गया। तो बहुत तेज, लेकिन मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा सा दूसरा है भरत भाई। अगर ये बीजेपी का सेल्फ गोल हो गया, राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए, मंदिर नहीं जाने दिया और वहां पे रघुपति राघव राजा राम जब चलने लगा तो लोगों की नज़र पड़ी। अगर वो मंदिर जाते और चले आते तो शायद इतना ज़्यादा किसी की नज़र ना पड़ती। तो ये राहुल गांधी के लिए अच्छा हो गया। नहीं, भारत देखिए, राहुल गांधी का क्या है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का असर बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। आप मेघालय जैसी जो जगह है, मेघालय जो 2 जिलों से टूटकर बना था, असम के ही 2 जिलों से टूटकर मेघालय बना था। मेघालय में पीए संगमा के बेटे इस समय मुख्यमंत्री हैं, जो पीए संगमा कभी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे लोकसभा में। अब जब मेघालय में कांग्रेस की सरकार नहीं, आप इस सिनेरियो को एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद हम मायावती पर भी लौट कर आएंगे कि, और इस सिनेरियो को अगर आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर्स में जितने भी राज्यों में ये गए, जैसे मणिपुर से इन्होंने यात्रा शुरू करी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है। आगे बढ़े नागालैंड में, कांग्रेस की सरकार नहीं है। आगे बढ़े अरुणाचल में, कांग्रेस की सरकार नहीं है। आगे आए फिर असम में, कांग्रेस की सरकार नहीं है। आगे गए फिर मेघालय में, कांग्रेस की सरकार नहीं है।
जब कांग्रेस की सरकार नहीं है तब राहुल गांधी को इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है, और पूर्वोत्तर में मिल रहा है जहां पर वो हिंदी लोगों को आती नहीं है, जहां पर राहुल गांधी को भाषण देते समय ट्रांसलेटर बगल में रखना पड़ता है, जहां पर नरेंद्र मोदी इसी वजह से नहीं जाते हैं कि वहां गैदरिंग नहीं इतनी तगड़ी हो पाएगी, जहां पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री ने इस वजह से नरेंद्र मोदी जी को यह कह दिया था कि आप हमारे मंच पर मत आइए क्योंकि आपने मणिपुर में डबल इंजन ने जो किया वो जनता ने देखा है, वहां पर इतना प्रचंड बहुमत, इतना प्रचंड समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। ये खौफ है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सर्वे ये कहते होंगे कि राम मंदिर का ये असर नहीं है गुरु। अगर असर होता राम मंदिर का तो फिर ये राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ कहां से कूद रही है जी, और उतना रोका क्यों जा रहा है, ये तो इसके पीछे की रणनीति जरा समझाइए ना जी। देखिए, रोका तो इसलिए जा रहा है कि राहुल गांधी को, देखिए अगर दर्शक देख रहे होंगे तो ये जान रहे होंगे कि पिछले एक महीने से गोदी मीडिया लगातार सारी खबरें भूल के, सब कुछ दबा के सिर्फ राम मंदिर दिखा रहा था। सवेरे धोती कुर्ता पहन के दिखा रहा था, दोपहर में एंकरें साड़ी पहन के दिखा रही थी, शाम में जो है कोट पहन के दिखा रहे थे। रामराज आ गया, कपड़े बदल रहे थे लेकिन दिखा राम मंदिर ही रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे थे। ये दर्शक भी जानते हैं, हम लोग बहुत बेबाकी से बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा का पूरा जो समाज है उसको कैप्चर करने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया को ये ठेका दिया गया कि तुमको सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर दिखाना है, राहुल गांधी को ब्लैकआउट करो। कोई चोरी चकारी, कोई मर्डर नहीं हो रहा था, हाँ, कुछ नहीं हो रहा था, रामराज आ चुका था। राहुल गांधी का गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट किया, राहुल गांधी को पूरी तरीके से अलग कर दिया, इग्नोर कर दिया, नहीं दिखाया। ठीक है, तो जब राहुल गांधी को नहीं दिखाया तो बीजेपी को उनकी पहली रणनीति में ये लगा होगा कि जब यात्रा दिखेगी ही नहीं लोगों को तो लोग बात क्या करेंगे। लोग तो, और गोदी मीडिया ऊपर से ये कहता भी है, अरे जी विपक्ष कोई काम वाम तो करता नहीं है, विपक्ष कुछ करता तो है नहीं, विपक्ष मजबूती से लड़ता तो है नहीं, विपक्ष जमीन पे उतरता तो है नहीं, विपक्ष घर से निकलता तो है नहीं, विपक्ष तो ट्विटर पर ट्वीट करता है, ये गोदी मीडिया कहता है आपका। अब जब गोदी मीडिया ये दिखा भी नहीं रहा था, ब्लैकआउट करके भी बैठा था कांग्रेस की यात्रा का, तो बीजेपी को ये लग रहा था कि नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा मामला शांत रहेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से यात्रा शुरू करी, कहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन जब धरातल पर ये देखना शुरू किया कि भीड़ जुट रही है, जनता जुट रही है, पब्लिक आ रही है और जुड़ रही है और भयंकर तरीके से जुड़ रही है, तो आप कितना भी इग्नोर कर लीजिए, गोदी मीडिया से आप हटवा दीजिए, नहीं दिखाइए, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे हटा दोगे आप। तो फिर आपको ज़मीन पर राहुल गांधी की यात्रा को डाइवर्ट करने वाली अगली रणनीति चलनी पड़ी कि ना ये शहर से घुसेंगे, ना शहर के लोग इनको देखेंगे, ना इनको देखेंगे, ना इनके साथ जुड़ेंगे। तो इनको जब इनकी यात्रा आए लखनऊ में तो आउटर रिंग रोड से बाहर बाहर निकाल दो। जो दर्शक समझ रहे होंगे, हर शहर में अब आउटर रिंग रोड बन गए हैं। हाँ, तो शहर के भीतर घुसने ही मत दो गुरु। जब शहर के भीतर घुसेगी नहीं तो लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाएगा। गोदी मीडिया को हमने एक तरफ जो है अलग कर दिया है, तुम दिखाना नहीं, सुपारी दे दी है, और लोगों के बीच इनको जाने नहीं देंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन वो काम बनते बनते गया बिगड़, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा की अपनी खुन्नस है, असम के मुख्यमंत्री की अपनी ये खुन्नस है कि वो कांग्रेस से आए हुए मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस में जब वो थे तो ईडी पड़ गई पीछे, और भारतीय जनता पार्टी से ईडी का पीछा छुड़ाने के लिए वो पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में, बन गए मुख्यमंत्री। अभी ज़्यादा दिन के मुख्यमंत्री नहीं है, ज़्यादा दिन के मुख्यमंत्री नहीं, 2021 में ही मुख्यमंत्री बने हेमंत बिश्व शर्मा। तो आप जब हेमंत बिश्व शर्मा ने रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा को रोकना इसलिए है क्योंकि आला कमान को दिल्ली में अमित शाह और मोदी को ये बात बतानी है कि देखो हम आपके बहुत वफादार सिपाही हैं। राहुल गांधी आया था लेकिन हम घुसे नहीं दिए गुरु, हम रोक दिए, वहीं बैरिकेटिंग मार दिए। चाहे हम जो है बांस की लकड़ी से बैरिकेटिंग बनाए, आज देखा बांस की लकड़ियों से बैरिकेटिंग बनाई थी, बांस की लकड़ियों से बैरिकेटिंग बनाए गुरु, लेकिन घुसने नहीं दिए राहुल गांधी को। अब देखिए हमारी ईमानदारी, ईडी छोड़ना नहीं, हमारे पीछे ईडी छोड़ना नहीं, हम ईमानदार हैं, कट्टर वाले आपके लिए, घुसने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे एक आदमी पर 500 एफआईआर दर्ज करानी पड़े, चाहे जो है यात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी पड़े, चाहे बस के टायर के ऊपर धारा लगवानी पड़े, लगा देंगे हम सब।
लेकिन घुसने नहीं दे रहे। तो हेमंत दा की जो एक राजनीति है, वो राजनीति है अपने आप को लॉयल साबित करने की। तो वो अपने आप को लॉयल साबित कर रहे हैं। जितना वो लॉयल साबित कर रहे हैं, उतनी यात्रा में भरभंड हो रहा, उतना ज़्यादा जो है जहां ये रोक देते हैं वहां जो है विरोध होने लगता है, काहे रोक दिया जी। तो अब कांग्रेस ने भी रणनीति अपना ली है कि ये रोकते हैं, वो संघर्ष करने पे आमादा हो जाते हैं। वो बैरिकेटिंग कितनी, आप ये भी जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में बैरिकेटिंग तोड़ने पर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करके क्या कर लेंगे जी, कितनी सजा दिलाएंगे। इस देश में न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, तो आपको कितनी सजा मिलेगी, मुचलके पर बाहर आ जाएंगे, जमानत पर बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो ईमानदारी साबित करनी है हेमंत बिस्व शर्मा को, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और उनको ईमानदारी इस वजह से साबित करनी है क्योंकि यहां से प्रेशर है कि लोग क्यों जुट रहे हैं। जब तुम्हारी सरकार है, जब सब तुम्हारे पास है, तो लोग कैसे जुट रहे हैं इस यात्रा में। और ये यात्रा जैसे जैसे बंगाल में आएगी, जैसे बिहार में आएगी, जैसे छत्तीसगढ़ में, हिंदी बेल्ट में जैसे जैसे उतरेगी, तो कुछ और गुल खिलाएगी, कुछ और इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पूत के पांव पालने में दिख गए हैं। हाँ, मैं खुद वहाँ पर भरत भाई मौजूद था, मैंने खुद देखा है वहाँ पर क्या हुआ। और ये कहा गया कि भाई राहुल गांधी इस बार जो है पूरी पैदल यात्रा नहीं करेंगे, थोड़ी देर बस से चलेंगे फिर पैदल चलेंगे। तो पत्रकारों ने ये सवाल भी किया कि जितनी जल्दी जल्दी आपको बस से उतरना पड़ रहा है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आप बस से चल पाएंगे ज़्यादा दिन तक। तो राहुल गांधी मुस्कुराए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा भी मन यही था कि हम पैदल चलेंगे, भी पहाड़ी इलाका है, आगे चलेंगे तो और पैदल देखें। खैर, ये तो बात हो गई राहुल गांधी की। उत्तर प्रदेश पर आते हैं। जो 1992 की आप बात कर रहे हैं, जो कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के एक होने की बात कर रहे हैं, अगर मायावती और अखिलेश एक हो गए तो क्या वो 1992 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, इस एजेंडे को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये मिलकर ही इस एजेंडे को फेल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लिटमस टेस्ट 1992 में हो भी चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब अगर मायावती जी और अखिलेश यादव और ये जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये साथ आते हैं, तो ये कतई असंभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा दिया जाए या हराया जाए, या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटती है तो फिर केंद्र में भी नहीं बचेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आ पाएगी अगर उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हुआ। और अगर बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस साथ आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मंदिर वाला एजेंडा है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इतिहास इसके बारे में पहले से ही पुख्ता तौर पर ये संदेश दे चुका है। जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव जी ही मिले थे तभी ये बात पुख्ता हो गई थी, और उसके बाद अब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है, गोमती में बहुत पानी बह चुका है। और अगर मिलते हैं तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने तो जब कर दिया, फाइनल ऐलान कर दिया, तो फिर क्यों आने वाली हैं वो गठबंधन के साथ। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं उत्तर प्रदेश की जितनी समझ रखता हूँ, उस समझ के हिसाब से राजनीति में कभी भी कोई भी सेंटेंस, वर्ड, वाक्य फाइनल नहीं होता। मैंने कमिटमेंट कर दी, वो सलमान खान वाला डायलॉग यहाँ नहीं चलता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसके बाद तो अपने क्या नहीं सुनता, खुद की भी नहीं। तो वो कमिटमेंट, वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि बहन जी ने ये कमिटमेंट की थी कि हम गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने तोड़ना पड़ा। समय के साथ सारी घटनाएं होती हैं, समय बड़ा बलवान है। अब ये जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की कि वो कैसे बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन में लेकर आ सकते हैं। अगर गठबंधन में लेकर आते हैं तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा डेंट लगने वाला है। ये आप लिख लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड लोगों के ऊपर ही दोहरा प्रभाव कर रहा है। आस्तिक लोगों के ऊपर या आस्तिक लोगों ने अपने राम के ऊपर आस्था दिखाई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था दिखाई है। ये बात आप लिख लीजिए। और अगर साथ नहीं आते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने मिलकर जो एक
सामाजिक ताना बाना बनाया है, क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि दलित वोट को किस तरीके से साधा है, पिछड़ों को किस तरीके से साधा है, यादव वोट बैंक में किस तरीके से सेंध लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसका जो असर है वो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप मेरी इस बात से रिलेवेंट कर पाएंगे कि एक समय था 2014 के बाद, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 के बीच तक का, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमको यादव वोट नहीं चाहिए। आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि मुसलमान वोट नहीं चाहिए, बड़े लीडर नहीं लेकिन छोटे लीडर ये बात कहते थे, नहीं चाहिए, नहीं दे रहा, नहीं चाहिए, ठीक, हम हिंदुओं के लिए वैसा वैसा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या ये बात कहती है कि हमको यादवों का वोट नहीं चाहिए? अब तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं सम्मेलन करा रही है, यादव सम्मेलन करा रही है। हमने उस दिन देखा कि ब्रजेश पाठक यादवों के लिए लंबा चौड़ा भाषण झाड़ रहे थे कि यादव ऐसे, यादव वैसे। यादवों के जो कुछ नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में यादवों को अपनी तरफ लाने पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के ऊपर भी डोरे डालने की कोशिशें चल रही हैं। पसमानदा मुसलमान, आप सारी घटनाएं भूल जाइए। हम लखनऊ में बैठे हैं, इस लखनऊ में एक जगह है अकबर नगर। अकबर नगर में 80-20 का रेशियो है मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच। वो उस बस्ती को अवैध बताया जा रहा है। उस बस्ती को योगी आदित्यनाथ की सरकार तोड़ रही है, कह रही है हम यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाएंगे। ठीक, अकबर नगर के मुस्लिमों को, 60% मुस्लिमों को बचाने के लिए कौन सामने आता है जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का पार्षद। उन मुस्लिमों के घरों को बचाने के लिए, भले बचा ना पाए, ना कर पाए, लेकिन लाठी कौन खा रहा है, सर से खून कौन बहवा रहा है? मैं खड़ा था वहाँ पर, वो व्यक्ति पीटा जा रहा था। उस पार्षद का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है? आलोक पांडे। भारतीय जनता पार्टी का वो पार्षद मार खा रहा है, किसके लिए? आलोक पांडे नाम है। आलोक पांडे, मुस्लिमों की बस्ती को बचाने के लिए। तो जब आप जमीन पर उतरेंगे और देखेंगे तब आप पाएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी को यादवों का वोट भी चाहिए, अब भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का भी वोट चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का वोट मिल रहा था, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। राशन के नाम पर दलित वोट बैंक गया। मायावती जी की जो अति सक्रियता नहीं थी, उसकी वजह से दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में गया, ये हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी के पास सामाजिक समरसता वाला वो गुलदस्ता है, और इसको जो नकारता है वो राजनीति में बेवकूफ़ है। जो इस बात को नकारता है कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है, वो राजनीति का सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के पास सामाजिक ताने बाने का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को फ्लॉप करने के लिए, फेल करने के लिए गठबंधन बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और अगर गठबंधन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी का ये गुलदस्ता ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त, मैं इसको टूटना नहीं कह रहा हूँ, ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त। बहन जी सक्रिय होती हैं, अखिलेश जी सक्रिय होते हैं, राहुल जी सक्रिय होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, ब्राह्मण वोट जो गया है वो वापस आएगा, वापस आएगा। वो अपनी पुरानी जगह पर फिर से आस्था दिखाएगा। लेकिन जब ये वोट बैंक ये देखता है कि बीजेपी से पूरी ताकत से सामने वाला ऑपोजिशन नहीं लड़ रहा है, तब असमंजस की स्थिति पैदा होती है। और उस असमंजस की स्थिति को अगर गठबंधन खत्म करता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है, सूपड़ा, अगर ऐसा होता है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कांग्रेस, सपा, बसपा, छोटे दल एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देख रहे हैं भरत भाई, जो कि बता रहे हैं, उनका आकलन है, उनका विश्लेषण है। अब आगे आने वाले वक्त में अब जो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकली जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है, वो कितना ग्राउंड पर कामयाब होता है, और इसके पीछे का विश्लेषण तो अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, भरत भाई ने कर ही दिया है, बता ही दिया है लंबे चौड़े अपने अंदाज में कि किस तरह से एक एक बात कि किस तरह से यहाँ पर क्या बदलाव हो सकते हैं, इसका असर क्या हो सकता है। भारत एक सोच आप देख रहे हैं और देखते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।